फार्माकोथेरेपेटिक्स. Definition of pharmacotherapeutics. Pharmacotherapeutics is the application of pharmacological information of drugs. अब pharmacological information से मतलब है pharmacodynamic and pharmacokinetic की information, मतलब pharmacology. In short, pharmacology. So application of pharmacological information of drugs to prevent, mitigate, treat and diagnose diseases as well as to change normal functions such as contraception. So it is the study of therapeutic uses and effects of drugs. In short में यदि कहना है तो pharmacotherapeutic is the study of therapeutic uses and effects of drugs. Pharmacotherapeutics includes determination of therapeutic objectives, selection of the most appropriate drug, route of administration, dosage and duration of treatment. ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या क्या कवर होता है? तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में सबसे पहले थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव कवर होता है. थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब यदि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है तो डॉक्टर सबसे पहले यह डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को कितना फायदा होना चाहिए 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, यह पेशेंट का इंप्रूवमेंट कितना होना चाहिए. ठीक है, कई सारे क्रोनिक डिसीज होते हैं, तो क्रोनिक डिसीज में आप ये नहीं सोच सकते हो कि 2 दिन की ट्रीटमेंट लिया तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, 100% क्योर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. तो कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे करते हैं, ट्रीटमेंट को बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप. मतलब पहले स्टेप में इतना इंप्रूवमेंट होना चाहिए, दूसरे स्टेप में इतना इंप्रूवमेंट होना चाहिए. तो वो जो स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेते हैं डॉक्टर्स, दैट इज द थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स. जैसा फॉर एग्जांपल यदि कोई पेशेंट जिसका मतलब कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये डिसाइड देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है. अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो सबसे पहले बीपी को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे. फिर हार्ट में क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे, फिर हार्ट को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं, दैट इज नोन एज थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, देन सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग. जैसे आपको पता होगा कि thousands of antibiotics are available. ठीक है, thousands of antibiotics are available. तो पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन में कौन से पेशेंट के लिए कौन सा एंटीबायोटिक मोस्ट सुटेबल होगा. या फिर यदि आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करते हो तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी कई सारे टाइप्स हैं. ठीक है, जैसे एसी इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है. तो कई सारे ड्रग्स है एंटी हाइपरटेंसिव में भी. तो कौन से समय में कौन सा ड्रग यूज करना चाहिए, कौन सा ड्रग सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो ये भी डॉक्टर को सोचना पड़ता है. अभी जैसे यदि प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, तो क्या उस केस में एसी इनहिबिटर दिए जा सकते हैं? जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में फर्स्ट चॉइस ड्रग इज एसीई इनहिबिटर, बट क्या हम एसी इनहिबिटर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? तो नॉट, नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज टेरेटोजेनिक. ठीक है, क्या है वो? टेरेटोजेनिक है. तो एसी इनहिबिटर या एआरबीएस प्रेगनेंसी में नहीं दिए जा सकते. ठीक है, तो प्रेगनेंसी में फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देना पड़ेगा. तो पेशेंट की कंडीशन देख करके मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग को सिलेक्ट करना, दैट कम्स अंडर फार्माकोथेरेपेटिक्स. ठीक है, कौन से समय में कौन सा ड्रग सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है. देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो कौन से समय पैरेंटरल रूट सिलेक्ट करना चाहिए, पैरेंटरल में आयम कब देना चाहिए, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस कब देना चाहिए, रेक्टल रूट कब यूज करना चाहिए, देन आपका ओरल रूट कब यूज करना चाहिए. सो यू नो देयर आर मेनी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो कौन से समय में कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज करना चाहिए, कौन से ड्रग के लिए कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट रहेगा. अभी जैसे कि यदि आप एंटी अस्थमेटिक ड्रग की बात करते हो, एंटी अस्थमेटिक, तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स में कौन से ड्रग्स ये ओरली देने चाहिए, कौन से ड्रग इनहेलेशन रूट से देने चाहिए, कौन से ड्रग पेरेंटरल रूट से देने चाहिए और कब देने चाहिए. तो इसका भी डिसीजन यदि लेना है तो उसका भी स्टडी ये फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है.
एक्चुअली फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इज फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी एक बेसिक साइंस है, फार्माकोलॉजी बेसिक साइंस है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स ये अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या कवर होता है फार्माकोथेरेपेटिक्स में? सो इट कवर्स डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कितना डोज रहेगा एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगी, 3 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 2 साल, कितने दिन तक ट्रीटमेंट चलेगी। ठीक है, सो दैट कवर्स अंडर फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो ये सभी जो पॉइंट्स है जो कि एक डॉक्टर के लिए जरूरी होते हैं, डॉक्टर्स को जो डिसीजंस लेने होते हैं, तो डिसीजंस लेने के लिए जो पॉइंट्स जरूरी होते हैं, तो सब कुछ फार्माकोथेरेपेटिक्स में कवर होता है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फार्माकोथेरेपेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कितना डेप्थ में ये सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड इसके ऊपर भी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सिलेक्ट हो जाते हो, जो आप जेडपी फार्मेसी के जेडपी फार्मासिस्ट है या डीएचएस है, तो आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सिलेक्ट होते हो, तो आपको डॉक्टर्स के साथ में काम करना है। कई बार कई जगह पे जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर है पीएचसी, तो वहां पे कई बार डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में फार्मासिस्ट को ही डॉक्टर का काम करना पड़ता है। तो कई बार कई जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, या इमरजेंसी के कंडीशन में, इमरजेंसी के केस में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, उस समय फार्मासिस्ट को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए आपको फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट्स का भी डिटेल नॉलेज होना चाहिए, होना रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, तो एक काफी बड़ा कंसेप्ट है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एंड सभी डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को ये कंसेप्ट अभी पढ़ाई जाती है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन की। तो व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, देखिए, और इस पे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। सो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सो WHO defines rational use of medicines as patients receive medications appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual requirements for an adequate period of time and at the lowest cost to them and their community। ठीक है, तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन में क्या कवर हो रहा है? तो पेशेंट रिसीव मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स। क्लिनिकल नीड्स मतलब पर्टिकुलर किसी जो भी डिसीज है, जो भी कंप्लेंट है पेशेंट की, उस कंप्लेंट को ट्रीट करने के लिए जितनी मेडिकेशन जरूरी है उतनी ही देनी चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, देन डोजेस दैट मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, जितने डोज में चाहिए उतना ही देना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं है। फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट टू देम, लोएस्ट कॉस्ट, जितने कम से कम कॉस्ट हो सके उतने कम से कम कॉस्ट में ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे दिस इज द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ओके, देन नेक्स्ट, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व्स 3 टूल्स। अब इसके टूल्स भी याद रखिए, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के टूल्स कौन से हैं? 3 टूल्स। फर्स्ट वन इज एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, एंड थर्ड वन इज ड्रग फार्मूलरी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के लिए। ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड ड्रग फार्मूलरी। ठीक है, सो व्हाट इज एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, क्या होती है ये बताइए? व्हाट इज एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट? According to WHO, the essential medical list is those that satisfy the health needs of majority of the population. Okay, health needs of the majority of the population. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, पर उसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या बता सकते हो आप एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में? It should be effective and economical, also safe. सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन मोस्टली उसमें होना चाहिए, और एनवायरमेंटल फैक्टर 1 also considered in making the choice, also needed by the majority of population. They must be available at all times and in proper dosage form भी होना चाहिए वो। और उसका एम ये है कि we should
optimally use the limited financial resources. ओके, बस ठीक है। तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में होना चाहिए, ऑप्टिमली होना चाहिए, मतलब जितना जरूरी उतना ही मेडिसिन दिया जाना चाहिए, सिंगल ड्रग होता है। ओके, ये सब कुछ सही है आपने जो भी बताया है अबाउट द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। बट इसमें 2 पॉइंट्स मैं और जोड़ना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब मैं प्रोफेशन, मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हो और जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, जेडपी फार्मासिस्ट और डीएचएस के लिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूंगा। तो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी मेडिसिन का स्टॉक किया जाता है और जो भी मेडिसिन यूज की जाती है, वो मेडिसिन एज पर दिस एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के हिसाब से होती है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी मेडिसिन का स्टॉक किया जाता है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, वो जनरली 99% एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में से होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही ड्रग का स्टॉक करना पड़ता है। सो आपको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पता होनी चाहिए। इट इज मस्ट फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग हो गई। और सेकंड बात कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो ड्रग्स है, जो भी मेडिसिन है, उसकी जो प्राइस है, वो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट मतलब एनपीपीए जो है, एनपीपीए, व्हाट इज एनपीपीए? व्हाट इज एनपीपीए? सो एनपीपीए इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो एनपीपीए जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो ये ड्रग्स के प्राइस डिसाइड करती है। जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जितने भी ड्रग्स है, उनके प्राइस एनपीपीए डिसाइड करता है। मतलब उसके जो मैक्सिमम प्राइस है, उस पर गवर्नमेंट का कैपिंग होता है, लिमिट होता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, देन चलिए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो व्हाट इज इट? क्या है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस किसी मेडिसिन का जो भी इफेक्ट्स है, उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू क्लिनिकल स्टडी करके स्टैब्लिश करते हैं, सो दैट इज नोन एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जिस किसी भी मेडिसिन का जो भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, वो एक्शंस क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू क्लिनिकल स्टडी करके प्रूव कर दिया गया है, दैट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मतलब जिस मेडिसिन के लिए हमारे पास में एविडेंस प्रूफ अवेलेबल है क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल स्टडी के फॉर्म में, दैट इज द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, तो जितने भी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी मेडिसिन है, दोज आर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदा में, दोज आर एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर एक्सपीरियंस बेस्ड। आयुर्वेदा को हम लोग एक्सपीरियंस के बेस पे यूज करते हैं, और एलोपैथी मेडिसिन को क्लिनिकल ट्रायल्स क्लिनिकल स्टडी के बेस पे यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो एसेंशियल मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी। सिर्फ यहां पे इंपॉर्टेंट इज जो इंडिया की लिस्ट है, दैट इज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, एनएलईएम, एनएलईएम याद रखिए, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, एनएलईएम। और यह लिस्ट कौन बनाता है? तो आईसीएमआर। आईसीएमआर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइजेस एंड पब्लिशेस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंडिया। ठीक है, कौन? आईसीएमआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर? क्या है आईसीएमआर? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च। यस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दैट इज द आईसीएमआर। ठीक है, तो ये जो एनएलईएम है, इसको कौन पब्लिश करता है? तो आईसीएमआर पब्लिश करता है। और जो एनएफआई है, एनएफआई, व्हाट इज एनएफआई?
NFI क्या है? तो दैट इज नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, NFI, ध्यान दीजिए, NFI इज नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, इसको कौन पब्लिश करता है? हु पब्लिशेस नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया? सो PCI, सॉरी PCI नहीं, IPC, ठीक है, IPC जो है तो वो पब्लिश करता है NFI को। व्हाट इज IPC? IPC क्या है? ओके, ये बताइए इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है? हु पब्लिशेस इंडियन फार्माकोपिया? ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आने वाले हैं आपको। इंडियन फार्माकोपिया को कौन बनाता है, कौन पब्लिश करता है? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, कमीशन, नॉट कमेटी, ठीक है। पहले 2005 के पहले कमेटी थी, बिफोर 2005 देयर वाज अ कमेटी, ठीक है, बट नाउ देयर इज अ कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है जो कि इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है, और वही कमीशन NFI भी पब्लिश करता है, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। तो IPC जो है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, वो IP और NFI पब्लिश करता है। तो ICMR ये NLEM पब्लिश करता है, NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। अब ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, तो जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट लिस्ट, ये कब पब्लिश हुई है? 2022 में, ठीक है। अभी 2022 में ये लिस्ट आई है। सो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 इज द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। तो अभी करंटली जो लेटेस्ट लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2022, ठीक है। और इस NLEM में कितने ड्रग्स है? सो इट कंटेन्स 384 एसेंशियल मेडिसिन, 384 नंबर याद रखिए। करंट NLEM में कितने ड्रग्स है? करंट NLEM में 384 ड्रग्स है, ठीक है। इट कंटेन्स 384 essential medicines and the medicines have been categorized into 27 therapeutic categories, 27 therapeutic categories। तो 27 therapeutic categories का मतलब होता है जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ये कैटेगरी, डायरेटिक सेकंड कैटेगरी, एंटीपायरेटिक थर्ड कैटेगरी, NSAID फोर्थ कैटेगरी, ठीक है। तो जो फार्मेकोलॉजिकल कैटेगरी है, तो NLEM में 27 फार्मेकोलॉजिकल कैटेगरी या 27 थेरेपेटिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग में ड्रग्स को क्लासिफाई या डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो NLEM के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तो NLEM के बारे में आपको याद रखना है कि NLEM क्या है? तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। लेटेस्ट या करंट मेडिसिन कौन सी है? तो करंट है 2022 की, उसमें कितने ड्रग्स है? उसमें 384 ड्रग्स है, ठीक है। और थेरेपेटिक कैटेगरीज कितनी है? 27 थेरेपेटिक कैटेगरीज है। पब्लिश कौन करता है? ICMR करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है NLEM के, ये आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस,